एक लड़की अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं जब से हॉस्टल से आई हूँ मुझे ना ही तो कहीं घूमने को मिलता है और मैं अकेली घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ। माँ तो अक्सर फोन पर ही लगा रहती हैं। मेरा बिल्कुल भी इस घर में मन नहीं लगता। मुझे आपके साथ कहीं घूमने जाना है। पिता अपनी बेटी से कहता है कि क्यों नहीं बेटा, मैं आपको शहर की कुछ चीजें दिखाऊंगा। आज तो मैं अपनी नौकरी पर जा रहा हूँ, लेकिन कल तुम तैयार रहना, जल्दी उठना। पहले तो हम मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे और उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे। ये सारी बातें वो लड़की की माँ सुनती रहती है, उस व्यक्ति की पत्नी। और यहाँ पर वो महिला थोड़ी सी घबराई सी हो जाती है और वो महिला अब एक प्लान बनाती है। प्लान क्या होता है, वो कुछ कांच के टुकड़े लेती है और उन्हें जमीन पर बिखेर देती है और अपने पति को आवाज लगाती है। इस दिशा में कांच के टुकड़े बिखेरे गए थे जहां से उसका पति आएगा और वो अपने पति को बुलाती है कि सुनते हो जी, आपसे मुझे कुछ काम है। और जैसे ही उसका पति वहां से आता है तो उसके पैरों में घाव हो जाते हैं, वो कांच के टुकड़े अंदर घुस जाते हैं। दोस्तों, पैर इतने जख्मी हो जाते हैं कि वहां पर तुरंत डॉक्टर बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस तरह से कांच के टुकड़े इतने सारे कैसे फर्श पर गिर सकते हैं, ध्यान रखा कीजिए, आपको बहुत ज्यादा चोट आई है और कई दिन लग जाएंगे आपको, आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। जब डॉक्टर साहब इस खबर को देते हैं तो वो महिला खुश होती है, उसकी पत्नी, और एक सुकून सा अपने अंदर महसूस करती है। आखिर क्यों एक पत्नी अपने पति को इतना दुख देती है कि उसके साथ इतना बड़ा काम कर देती है? क्या वजह थी? क्यों अपनी बेटी को अपने पति के साथ जाने पर वो महिला खुश नहीं थी? क्या सारी बातें थी? क्या किस्सा था? क्या कहानी थी? और आखिर ऐसा एक परिवार में क्यों हो रहा था? इस क्यों का जवाब आप लोगों को आगे कहानी में मिलेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं और ये कहानी आप लोगों को बतलाएगी कि राई का पहाड़ कैसे बनता है और क्यों लोग बिना मतलब की बातों पर एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर देते हैं और अपने परिवार को बिखेर लेते हैं और बिगाड़ देते हैं। शक की कोई भी दवा नहीं होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है सिम्मी नाम की लड़की से। सिम्मी अपने माँ बाप की एक लौती बेटी होती है। माँ बाप अपनी बेटी की शादी कराते हैं और सिम्मी की एक लड़के से शादी हो जाती है। सिम्मी यहाँ पर दोस्तों अपने परिवार में अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और शादी होने के बाद वो अपनी ससुराल को भी अच्छे से संभालती है। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई है वो लड़का भी अपने घर में एक लौता ही होता है, उसके माँ बाप भी नहीं होते हैं। अब यहाँ पर सिम्मी के ही कंधों पर जिम्मेदारी होती है अपने घर को संभालने की और सिम्मी कुछ वक्त बाद गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद वो एक छोटी सी बेटी को जन्म देती है और बेटी का नाम रूही होता है। वो दोनों अपनी बेटी का नाम रूही रखते हैं, लेकिन उन दोनों के रिश्ते में दोस्तों कुछ खटास थी, कुछ गड़बड़ चल रही थी। गड़बड़ क्या थी? जो सिम्मी का पति था वो शायद किसी और से प्यार करता है और जब बेटी 7 महीने की होती है तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अब इस घर से जा रहा हूँ, मेरा और तुम्हारा कोई भी वास्ता नहीं है। अक्सर उनके बीच में विवाद और लड़ाई जैसी चीजें हुआ करती थी। अभी तक ये नहीं पता था कि लड़ाई क्यों हो रही है, लेकिन कहानी में आपको आगे जरूर पता चलेगा कि लड़ाई किस वजह से उन दोनों में हुआ करती थी। अब इसके बाद क्या था दोस्तों, जो सिम्मी का पति होता है वो 7 महीने की बेटी को छोड़कर उस घर से हमेशा के लिए ऐसे निकल जाता है कि उसका कुछ अता पता नहीं होता। और जो उसका घर था उसकी उसने कई महीनों पहले रजिस्ट्री किसी और के नाम करा दी थी, मतलब वो घर भी उसने बेच दिया था। अब पति का अता पता नहीं होता है। पुलिस को भी इस बात के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन पुलिस भी इस केस में कुछ नहीं कर पाती है। इसके बाद सिम्मी टूट जाती है। जब एक महिला का पति उसे छोड़कर चला जाता है ना, तो वो महिला बिखर जाती है, बिखरी हुई होती है, टूटी हुई होती है। हालांकि कुछ लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जिसके साथ बीतती है ना उसी को जाने। इसके बाद सिम्मी अपने आप को संभालती है, अपनी बेटी का पालन पोषण करती है और उस बेटी को 7 साल की कर देती है। इतना वक्त निकल जाता है और सिम्मी अब यहाँ पर संभल चुकी थी। अब यहाँ पर सिम्मी की मुलाकात होती है एक और व्यक्ति से और वो व्यक्ति सिम्मी को पसंद करने लगा था। लेकिन वो व्यक्ति सिम्मी को पसंद कर रहा था, लेकिन सिम्मी से जब वो इजहार करता है प्यार का तो सिम्मी कहती है
कि आप मुझसे इजहार कर रहे हो तो पहले मेरे बारे में जानने की कोशिश तो करो। तो वो व्यक्ति कहता है कि क्यों, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। आपकी 7 साल की बेटी है और आप फलानी जगह पर रहती हो, आप ये काम करती हो, छोटी सी नौकरी करती हो और आपकी ज़िंदगी के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। सिम्मी इस बात को सुनकर इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि कोई व्यक्ति इतना ख्याल रख रहा है, आज तक उसके पति ने इतना ख्याल उसका नहीं रखा था। दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। सिम्मी कहती है कि प्यार व्यार को छोड़ो, क्योंकि मैं शायद आपसे उम्र में भी बड़ी होंगी और हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। मैं एक बच्चे की माँ हूँ, कैसे आपके घर वाले इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। तो वो लड़का कहता है कि घर वालों की किसे पड़ी है, मेरा एक बड़ा भाई है, वो अपनी ज़िंदगी में अलग फिट है, मैं तो अलग रहता हूँ और मुझे तो एक तुम्हारे जैसी ही अपनी एक पत्नी चाहिए। वो लड़का सिम्मी का पीछा करने लगता है और उसे मनाने की बार बार कोशिश करता है। यहाँ पर सिम्मी भी मान जाती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन सिम्मी की जैसे ही शादी होती है तो सिम्मी अपनी 7 साल या 7.5 साल की बेटी को हॉस्टल भेज देती है। ये बात जो नया पति बना है उसे बहुत बुरी लगती है और वो कहता है कि तुमने इतनी छोटी बच्ची को क्यों हॉस्टल भेज दिया। लेकिन सिम्मी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है और जो लड़का मिला है ना, उसके पास भी पैसों की कोई कमी नहीं होती, उसका एक बंगला होता है और बहुत अच्छे परिवार से वो बिलोंग करता है। इसके बाद उस लड़के के घर वाले भी ऑब्जेक्ट करते हैं कि तुमने एक बच्चे की माँ से शादी की है, लेकिन वो लड़का अपने घर वालों की भी नहीं सुनता है और इनकी जिंदगी अच्छे से चलने लगती है। लेकिन माजरा क्या था, जब जिंदगी चलती है तो जो सिम्मी होती है वो अपने पति को किसी पराई स्त्री के साथ देखती तो हमेशा वो मुंह चढ़ा लिया करती और इस बात पर उस घर में पहले से लड़ाई होती आ रही है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, बेटी 12वीं क्लास को कर लेती है हॉस्टल में और कभी कभार घर आती है, लेकिन सिम्मी उसे कभी भी घर नहीं आने देती है। आती है तो तुरंत उसको हॉस्टल भेज देती है। लेकिन जब 12वीं क्लास हो जाती है तो उसके एग्जाम होने के बाद सिम्मी की बेटी जो रूही होती है वो घर आ जाती है और सिम्मी का जो पति होता है वो बहुत खूबसूरत और हैंडसम होता है और बहुत ही सुंदर होता है। लेकिन जो वो लड़का है, वो सिम्मी का जो पति है, वो एक बहुत सुलझा हुआ इंसान और बहुत सीधा व्यक्ति है। वो एक हकीकत में विश्वास करने वाला इंसान है। जब सिम्मी की बेटी घर आती है तो यहाँ पर वो सिम्मी की बेटी रूही को वो वाला प्यार देता है जो एक पिता अपनी बेटी को देता है। अब भाई जब बाप बेटी हैं, पिता और बेटी हैं, तो वो अच्छे से रहेंगे भी, एक दूसरे को अच्छे से पसंद भी करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही सिम्मी की बेटी रूही अपने पिता से कुछ भी मांग करती तो यहाँ पर वो लड़का तुरंत उसको लाकर वो चीज़ें दे दिया करता और कोई भी घर में परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो सिम्मी ये सब कुछ देख रही थी उसे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, वो इन्हें और ही तरीके से देखने लगती है। सिम्मी जब अपने पति और बेटी को देखती है तो उसके दिमाग में वहम बैठ जाता है कि ये तो मेरी बेटी को मुझसे छीन लेगा या मेरी बेटी को अपने साथ ले जाएगा और यहाँ से चला जाएगा। अब वो अपनी बेटी के पहनावे पर भी तंज कसती है और कहती है कि तू ढंग से कपड़े पहना कर, इस घर में मर्द भी रहते हैं। जब ये बात वो पति सुनता है, वो पिता सुनता है, तो वो हैरान खड़ा रह जाता है कि मेरी पत्नी आज कैसे अल्फाज में बात कर रही थी। अब तक तो ये लड़ाई थी कि मैं किसी महिला से बात करता हूँ, लेकिन अब तो इसके दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा है। अब यहाँ पर सिम्मी इनसिक्योर फील करने लगती है और अपनी उस बेटी को हमेशा अपने आप से चिपकाए रखती और कभी भी अपने पति के पास जाने नहीं देती है। लेकिन रूही अक्सर अपने पिता से ज़्यादा प्यार किया करती है और वो अपने पिता के साथ खुश रहा करती है। एक दिन का आपको किस्सा बताते हैं कि रूही को उसका पिता साइकिल सिखाता है, लेकिन जैसे ही ऊपर से देखती है सिम्मी तो वो जलने भुनने लगती है और वो इतनी ज़्यादा गुस्से में आती है कि अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाती है। अंदर ले जाकर एक थप्पड़ लगाती और कहती है कि तू ये क्या कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक पुरुष के साथ ऐसे साइकिल चलाना सीख रही थी। तो यहाँ पर रूही कहती है कि माँ आप कह क्या रही हो, जिसको आप पुरुष बोल रही हो, मर्द बोल रही हो, वो मेरे पिता हैं और आप इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो। इसी बात के बाद जो वो होता है उसका पति वो अंदर आता है, वो कहता है कि सिम्मी आखिर ऐसी बात क्या है जो तुम इतनी परेशान रहती हो, और मैंने देखा है जिस दिन से रूही घर आई है तुम उखड़ी उखड़ी रहती हो और रूही को मेरे साथ नहीं खेलने देती हो। इस बात को सुनकर
सिम्मी उस दिन चुप रह जाती है और चुपचाप अपने काम में जाकर लग पड़ती है। लेकिन उसके दिमाग में, पति के दिमाग में यही सब कुछ था कि आखिर बात क्या है, ये इस तरह से बेटी को बाहर से अंदर कैसे लाई है। और इसी बात की धनावनी में 4-5 दिन निकल जाते हैं। अब उसके बाद सब घर में नॉर्मल सा हो जाता है और रूही अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे यहाँ पर रहते रहते इतने दिन हो गए, लेकिन आप मुझे कहीं घुमाकर भी नहीं लाए। मम्मा तो अक्सर फोन पर लगा रहती हैं, आप मुझे कल घुमाकर लेकर आना। तभी वो पिता अपनी बेटी से कहता है कि क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें घुमाकर लेकर आऊंगा, तुम चिंता मत करो। और कल जल्दी उठेंगे और मॉर्निंग वॉक पर भी जाएंगे और घूम कर भी आएंगे। अब दोस्तों, ये बात सिम्मी सुन रही होती है और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो अपना एक षड्यंत्र, एक चाल रचती है। कुछ कांच के टुकड़े इकट्ठा करती है और उन टुकड़ों को फर्श पर बिखेर देती है और अपने पति को आवाज लगाती है। जब यहाँ पर पति आता है तो पति के पैरों में कांच गड़ जाते हैं और पति की हालत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब आते हैं तो वो कहते हैं कि अब आप करीबन 15 दिन तक पैदल नहीं चल सकते हो, आपके पैरों में काफी सारे जख्म हो चुके हैं। ये महिला यहाँ पर खुश होने लगती है अपने पति को चोट देकर, क्योंकि ये अपनी बेटी और पति पर शक किया करती थी। हमने कहानी में स्टार्टिंग में कहा कि शक की कोई दवाई नहीं होती है। अब यहाँ पर इस महिला का पति ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद ये फिर दोबारा से अच्छे से रहने लगते हैं। रूही होती है, एक दिन अपने पापा से कहती है कि पापा, मैं आपको अपना पापा नहीं समझती थी, लेकिन आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, सबसे अच्छे पापा हो। और मुझे लगता था कि सौतेले पापा कभी भी अच्छे नहीं होते, लेकिन आज आपने मेरी उस सोच को गलत साबित कर दिया। दोस्तों, ये दूसरे कमरे में बात करते रहते हैं पिता और बेटी, लेकिन जो सिम्मी होती है, इन्हें कांच का एक खिड़की होती है, उसके दूसरी तरफ से देखती रहती है। अब वहां पर इन दोनों की बातें तो सिम्मी के कानों में नहीं पड़ती हैं। जब दोनों बाप बेटी बतराते रहते हैं तो भावुक से हो जाते हैं और यहाँ पर पिता कहता है कि क्यों बेटी, मुझे रुलाओगी ही क्या, तुम अब मुझे रुलाना ही चाहती हो। तो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और जो सिम्मी का पति होता है वो रूही के माथे पर एक प्यार दे देता है। उसके बाद जो सिम्मी होती है अपने मुट्ठियों को बीच लेती है और बहुत ज्यादा गुस्से में उस कमरे में आती है और कहती है कि तुम चाहते क्या हो, मेरी बेटी को तुम अपनी पत्नी बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर जब सिम्मी का पति ये बात सुनता है तो एक थप्पड़ अपनी पत्नी सिम्मी के गाल पर रख देता है और कहता है कि तुम्हारा शक जीवन भर नहीं खत्म हो सकता और तुम्हारा पहला पति भी तुम्हारे इसी रवैये की वजह से तुम्हें छोड़कर गया है। तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी बेटी को बेटी मानता हूँ और मैंने शादी से पहले भी तुमसे यही कहा था कि मैं तुम दोनों को वो खुशी देना चाहता हूँ जो एक हक से पिता देता है। तो मैं पिता बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो मेरे ऊपर चढ़े ही जा रही हो और आरोप पर आरोप लगा रही हो। तुम्हारी सोच होगी इतनी घटिया और बेकार, मेरी सोच ऐसी नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पर वो जो सिम्मी का पति होता है एक फैसला लेता है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा। रूही अपनी माँ की बातों को सुनकर हैरान सी खड़ी रह जाती है, उसका मुंह खुला रह जाता है और कहता है कि क्यों मम्मी, आपने कब देखा कि पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं? वो तो दुनिया के बेस्ट पापा हैं और अभी भी हम यही बात कर रहे थे, लेकिन आपने तो बात को घुमाकर किसी और तरफ कर दिया। और आप कहना क्या चाहती हो? क्या आपको मुझ पर और पापा पर भरोसा नहीं है? यहाँ पर दोस्तों, सिम्मी जो होती है फिर भी यही बात कहती है कि मुझे पता है तू मेरी बेटी को बहकाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर रूही की दिमागी हालत भी सही नहीं लगती है। इसके बाद दोनों बाप बेटी अपना बैग पैक करते हैं, बेटी हॉस्टल चली जाती है। कहती है कि माँ, जब आप अकेले रहोगे ना, आपको एहसास होगा कि रिश्ते क्या होते हैं, तो मुझे बता देना, मैं आपके पास आ जाऊंगी। लेकिन ऐसी माँ के साथ मैं नहीं रहना चाहती जो माँ अपनी बेटी पर भी शक करती है और किसको उसके साथ लगा रही है, जो उसका पिता है। दूसरी तरफ जो सिम्मी का पति होता है वो भी अपना लगेज पैक करता है, कहता है कि जिस बंगले में तुम रह रही हो ये बंगला आज से तुम्हारा ही है और जब तुम अकेली रहोगी बिना रिश्तों के तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या रिश्ते होते हैं और रिश्तों में क्या मर्यादा होती है। तुम्हें कहने से पहले भी 100 बार सोचना चाहिए था। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, अगर मैं ऐसा इंसान होता तो मैं अब तक तुम्हारे साथ नहीं टिक पाता। मैंने उस दिन से बस इसी बात पर सब्र किया था कि कोई बात नहीं, मैंने अपना भी कोई बच्चा पैदा नहीं किया तुम्हारी बेटी के पीछे, क्या मैं उसके साथ ऐसा करूंगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
दोस्तों ये बात हो जाती है और वहां से पति भी चला जाता है और जो सिम्मी होती है अब उस घर की दीवारों से लिपट लिपट कर रोने लगती है। कभी तो सर को भीत में पटकती, कभी अकेली रहती और वो कई दिनों तक भी खाना नहीं खाती है। लेकिन अब वहां पर भी वो अपने ईगो के साथ अकेली रहने लगती है। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ये घर बिगड़ चुका था। जो सिम्मी का पति था वो हमेशा के लिए सिम्मी से दूर गया था, लेकिन बेटी ने तो कह दिया था कि माँ मुझे तो आपके साथ ही रहना है। और सिम्मी दोबारा से बेपति की हो जाती है। उसकी जिंदगी में शायद पति था ही नहीं। अब क्यों नहीं था? क्योंकि वो बात बात पर अपने पति पर शक किया करती और आज तो उन्होंने हद ही कर दी थी अपनी बेटी को अपने पति के साथ इस तरह से कहा। ये वर्ड थे जो कहने लायक नहीं थे। कुछ शक की महिलाएं ऐसी होती हैं जो हद से ज्यादा अपने पतियों पर शक किया करती हैं और वो रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। हमारे पिता ने बचपन में हमें एक कहानी बताई थी। हमारे पिता ने कहा था कि आंखों देखी बात भी और कानों सुनी बात भी झूठ हो जाया करती है। तब तक आपको पक्के प्रमाण न मिल जाए किसी भी बात पर भरोसा मत करना। मैं इस बात पर बड़ा विचार किया करती कि आंखों से देख लूंगी और कानों से सुन लूंगी तो झूठी कैसे हो जाएंगी। लेकिन आज इस कहानी में बिल्कुल साफ हो जाता है। सिम्मी ने आंखों से देखा था, हालांकि कानों से नहीं सुना और उसने उसी बात को सच मान लिया। तो कभी कभी देख लेना आप कि कानों सुनी भी झूठ हो जाया करती है और आंखों देखी भी झूठ हो जाया करती है। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जहां पर एक शख्स ने 2 बार एक लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया, एक महिला का घर उजाड़ दिया, क्योंकि वो महिला हद से ज्यादा सभी पर शक किया करती। अगर उसे रास्ते में कोई 2 लड़की लड़के चलते भी मिल जाए तो उन्हें देखकर वो ये कहा करती कि देखना ये दोनों पक्के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, इनके माँ बापों ने क्या शिक्षा इन्हें दी है। तो वो कुछ इस तरह की सिम्मी महिला थी। तो उसके बारे में आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।